जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 22 सितंबर थर्सडे और आज दोस्तों हम ये तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन में से, ये हमारा बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड है। हम प्रोजेक्ट चीता की बात करें, री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता की बात करें, जो नामीबिया से पिछले हफ्ते हमने 8 चीतास मंगाए थे, इसकी हम बात करेंगे। एक आर्टिकल फिर हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स में से। यहां पे सीबीआई के बारे में बात करी जा रही है। अक्सर सुप्रीम कोर्ट ने भी इन द पास्ट सीबीआई को केज्ड पैरेट कहा है कि सीबीआई जो एजेंसी है उसको अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए रूलिंग पार्टीज इस्तेमाल करती हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आइडिया दिया गया है कि सीबीआई को एक ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन पे एक्सटेंड किया जाए। और एक आर्टिकल सोसाइटी से रिलेटेड है, ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी ने लिखा है, द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, भाईचारा की हम बात करें। एक आर्टिकल हिंदू में और अच्छा आया था, वो चलो कल या परसों में मैं डिस्कस कर लूंगा। जो इंडिया चाइना के बीच में अभी डिसएंगेजमेंट हमने देखा है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे, अगर हम गोगरा हॉट स्प्रिंग्स रीजन की बात करें, उससे संबंधित आर्टिकल था, आप पढ़ सकते हैं उसको। डिस्कस उसका जो एनालिसिस है मैं कल या परसों में डेफिनेटली करूंगा। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा ना। वेलकम गेस्ट्स। तो किस कंटेक्स्ट में हम बात करें, तो अभी 8 चीता को नामीबिया से ट्रांसलोकेट करा गया है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। यह पिछले हफ्ते की बात है। तो कूनो नेशनल पार्क का नाम पहले भी आया था न्यूज़ में। तो कुछ साल पहले की बात है जब यह बात करी गई थी कि जो गिर नेशनल पार्क है, जो गिर सैंक्चुरी है गुजरात में, जहां पे एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं, तो क्यों ना एशियाटिक लायंस को भी यहां पे रीलोकेट करा जाए, ट्रांसलोकेट करा जाए, बेग योर पार्डन, इन द कूनो नेशनल पार्क। अब इसको लेके, प्रोजेक्ट चीता को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी भी चली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 पे इस प्रोजेक्ट चीता के ऊपर बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो क्रिटिक्स जो हैं इस ये जो रीलोकेट करे हैं नामीबिया से जो चीताज इंडिया में, तो अब 70 साल के बाद हम यहाँ पे चीताज देख रहे हैं। तो क्रिटिक्स जो इस बात की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अगर हम क्रिटिक्स की बात समझे तो उनका ये कहना है कि ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीताज हुआ, ये तो री इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन चीताज तो नहीं हुआ। ये तो आप अफ्रीका से चीता मंगा रहे हैं और इसके लिए बहुत पैसे भी खर्च करेंगे, बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च करे जाएंगे। डिप्लोमेसी के लिए इंडिया नामीबिया के रिलेशंस के बीच में, चलो अच्छी बात है क्योंकि रिलेशंस अच्छे होंगे, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? अब जो वातावरण है, वातावरण का जो ताना बाना बना होता है, वो तो संतुलन जो है वो खराब हो सकता है। बिकॉज जहां पे इनको लेके जाया जा रहा है, कूनो नेशनल पार्क की बात करें, वहां पे कुछ ऐसे पशु पक्षी भी पाए जाते हैं जिनकी जान को खतरा इन चीता से हो सकता है। अब जहां पे सिग्निफिकेंस की बात करें, अब इस बात के ऊपर आशा करी जा रही है कि भी चीता जो कि 70 साल पहले, जैसे आपको मैंने बताया था कि 70 इयर्स बैक हमारे यहाँ पे चीता, इंडिया में जो चीता है, एशियाटिक चीता की बात करें, वो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका था। अभी जो आबादी है एशियाटिक चीता की, वो ईरान में पाई जाती है और कुछ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में। अब इससे उम्मीद है कि अगर हम चीता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसकी कंजर्वेशन करेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, टूरिज्म पोटेंशियल बनेगा। लेकिन उसके चलते यहाँ पे कुछ और एक्सपीरियंसेस भी हैं हमारे सामने। अगर हम येलोस्टोन नेशनल पार्क की बात करें, जो कि अमेरिका में है, मोंटाना इडाहो स्टेट में, जहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रॉकी माउंटेन रेंजेस हैं, तो ऑफन इन द पास्ट काफ़ी ऐसे जानवरों को इंट्रोड्यूस करा गया है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका की बात हो या आपका बांफ नेशनल पार्क कनाडा की बात हो, जहाँ पे ये री इंट्रोडक्शन ऑफ दीज स्पीशीज हैज़ बिन कंसिडर्ड टू बी वेरी बेनिफिशियल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आप ये एग्जॉटिक स्पीशीज को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हो। बिकॉज अगेन बात वही आती है कि चीतास को जो यहां पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका वो अफ्रीकन चीतास है, इंडियन चीतास नहीं है। हमारे पास कोई अनुभव नहीं है, बिकॉज 70 सालों से यहाँ पे चीता की आबादी एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। तो हमको इस बात का अनुमान नहीं है कि चीता की कंजर्वेशन कैसे करनी है, रेयरिंग ऑफ चीता यहाँ पे कैसे करना है, और क्या हमको इस बात का अनुमान है कि चीता का यहाँ पे आने से बाकी पशु पक्षियों पे या वातावरण पे या ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब टाइगर रीइंट्रोडक्शन की जहां पे बात आती है, तो अब टाइगर रीइंट्रोडक्शन की भी बात करी गई थी। अभी आज के ज़माने में हम अगर आज की डेट की हम बात करें तो लगभग 3000 टाइगर्स हमारे देश में हैं। 53 यहाँ पे 52 लिखा हुआ है, बट 53 टाइगर रिजर्व्स हमारे देश में हैं। और कोशिश करी गई थी सरिस्का में, यानी कि राजस्थान में, और पन्ना नेशनल पार्क यानी कि पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, कि यहाँ पे भी रीइंट्रोड्यूस किया जाए टाइगर को। टाइगर रिजर्व्स भी है हमारे यहाँ पे। अब इसके प्रोजेक्ट के स्पेशल सिग्निफिकेंस तो हैं, लेकिन एक तो आपकी बात आती है नेशनल प्राइड की। चलो हम नेशनल कंजर्वेशन इथोस को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, बट अगेन इसका जो इकोलॉजिकल रैमिफिकेशंस हैं
उसकी बात यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। अब चीता जिन जानवरों पे शिकार करेगा या चीता जिन जानवरों को खाता है, अब उन जानवरों की जो जिंदगी है वो खतरे में है, और वो जो जानवर जो कि चीता का शिकार बनेंगे वो जानवर ऑलरेडी यहाँ पे इंडेंजर्ड स्टेटस में रह रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, या अगर हम बात करें जंगली भेड़िए की, इंडियन वुल्फ की अगर हम बात करें, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट की सक्सेस है वो इस ग्राउंड्स पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि भाई अगर हम चीता को यहां पे लेके आ रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग व्हाट, आर वी इंट्रोड्यूसिंग African cheetahs in India at the cost of sacrificing the already small or scarce population of the species like Great Indian Bustard। और साथ में ये भी बात आती है कि वहाँ पे जो अगर हैबिटेशन की बात करें, कितनी सारी अब एशियाटिक लाइन्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना था गिर नेशनल पार्क से, गिर सैंक्चुरी से यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में एशियाटिक लाइन्स को इंट्रोड्यूस करना था। उसके लिए जंगलों को काटा गया, बहुत जगह खाली करी गई, ह्यूमन हैबिटेशन की हम बात करें या पशु पक्षियों की बात करें, उनको वहाँ से हटाना पड़ा था, कितने हज़ारों एकड़ ज़मीन को खाली करना पड़ा था। तो ये जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 8 या 9 जानवरों को एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ये बात सोचने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है चीतास के ऊपर? अब इसका आइडिया पहली बारी 2009 में प्रमोट करा गया था कि कैसे हम रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं चीतास को इंडिया में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को 2013 में रद्द कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतने पैसे क्यों खर्च करने कि आप एक्सोटिक स्पीशीज को यहां पे रीइंट्रोड्यूस कर रहे हो। और आप अगेन वही बात आती है कि आप रीइंट्रोड्यूस कर रहे हो या आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अफ्रीकन चीतास को। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भी हम सरकार को, उस वक्त यूपीए 2 की सरकार थी, कि सरकार को 6 महीने का टाइमलाइन देते हैं कि जो एशियाटिक लायंस है वो गुजरात से कूनो नेशनल पार्क में ट्रांसफर करे जाए। लेकिन 2017 में चीता के प्लान को फिर से रिवाइव किया जाता है, फिर से उसके बारे बातचीत करी जाती है और सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका डाली जाती है, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली जाती है कि यदि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर ये बता सके कि कूनो नेशनल पार्क की जगह हम कहीं और इन चीतास को रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो आप वो भी हमको बता दीजिए। नाउ अब अगेन वही बात आती है, अब अगर हम सुअर की बात करें, पिग्स की बात करें, तो जो जंगली सुअर है, राइट, जो जंगली सुअर हैं और जो पालतू सुअर हैं यानी कि डोमेस्टिक पिग्स और वाइल्ड पिग्स की बात करें, अब जेनेटिकली तो वो बहुत सेम हो सकते हैं, लेकिन उसके चलते एक डोमेस्टिक पिग जो है वो जंगली सुअर तो नहीं बन जाता। ठीक है, अब अगेन क्वेश्चन यहां पे करा गया है कि एक्सोटिक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, एट द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही थी कि यह गलत होगा कहना कि हम रीइंट्रोड्यूस चीता को कर रहे हैं। एशियाटिक चीता जेनेटिकली थोड़ा डिफर करेगा ना अफ्रीकन चीता से, तो ये तो हम अफ्रीकन चीता इंडियन इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कही थी कि ये जो फैसला है अफ्रीकन चीतास को इंडिया में लेके आने का, इस फैसले की डिस्क्रिशन केवल जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है एनटीसीए, उसके ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत अप्रोप्रिएट रहेगा, उचित रहेगा कि एनटीसीए को भी इस फैसले को एग्जीक्यूट करने से पहले और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी गाइड कर सके कि क्या ये फैसला उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ऑब्जेक्शंस रेज की हम बात करें तो ऑब्जेक्शंस इंक्लूड इंडियाज लैक ऑफ एक्सपीरियंस एज फार एज रेयरिंग ऑफ चीतास इज कंसर्न। अब देखिए इतना सारा हमने एरिया खाली किया है ना, अब इस बात की क्या गारंटी है, अब इतना सारा हमने हैबिटेशन को खाली किया, बहुत सारे पशु पक्षियों को भी नुकसान हो सकता है, इंसानों को भी नुकसान हो सकता है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात यहाँ पे आ जाती है, राइट। अक्सर अगर हम फोकलोर की बात करें तो चीता का शिकार किया जाता था। अगर हम मुगल ज़माने की हम बात करें, 16th सेंचुरी है, 15th सेंचुरी है, 17th सेंचुरी की बात करें, चीता का शिकार किया जाता था और चीता ऑब्वियसली रिटालिएट करता था। चीता जो किसानों की, जो अगर हम भेड़ बकरियों की बात करें, उस पर अटैक करता होता था और उसके चलते इंसान फिर चीता के ऊपर अटैक करते थे। अब चीता कैसे को एग्जिस्ट कर पाएगा, तो ये भी बात अब देखने वाली है, खास करके ह्यूमन हैबिटेशंस की जहाँ पे बात होती है। अब कारण यह दिया गया कि क्योंकि कूनो नेशनल पार्क को क्लियर किया गया था, इतनी सारी जमीन खाली करी गई थी ताकि कैसे यहाँ पे एशियाटिक लायन आ सके और एशियाटिक लायन यहाँ पे एग्जिस्ट कर सके, पीसफुली रह सके। अब इस कारण करके चलो एशियाटिक लायन को तो नहीं लेके आ पाए, लेकिन इसी के कारण हम यहाँ पे चीता को लेके आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ह्यूमन सेटलमेंट्स और जो हैबिटेट जो हमने जो फ्रैगमेंटेशन किया था ताकि एशियाटिक लायंस को हम यहाँ पे प्लेस कर सके, अब उनको नहीं लेके आए तो कैसे हम चीतास को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये रीजन दिया गया कि क्यों हम यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में चीतास को लेके आ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे एक और बात चिंता की जो सामने आती है वो ये है कि चलो डेवलपमेंट तो हमको चाहिए और डेवलपमेंट इनएविटेबल है, लेकिन अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है तो दो बातें, यानी कि एक सिक्कों के दो पहलू सोचना यहाँ पे जरूरी है। एक तो जो हम चीता यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, एट द कॉस्ट ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट,
at the cost of impacting the ecosystem of other animals and species। और दूसरी बात, जब हम किसी ऐसे किसी एनिमल की कंजर्वेशन जब हमने करनी है, ठीक है, तो साथ में हमने ये भी देखना है कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स जा सकते हैं। ऑल एफर्ट्स मस्ट बी टेकन टू इंश्योर कि जो डिस्ट्रप्शन कॉज होगा वाइल्ड लाइफ को और इन्वायरमेंट को, वातावरण को, वो जितना उसका जो इम्पैक्ट है इकोसिस्टम के ऊपर जितना वो कम हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरह से बड़े बड़े नेशनल पार्क्स को या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को अगर हम क्लियर करेंगे जस्ट बिकॉज वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज को अकोमोडेट करना है, तो वो बात सही नहीं रहेगी। बिकॉज हम इतनी ऑलरेडी बातें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की करते हैं कि वातावरण का हमने खास ख्याल रखना है, पीसफुली जो जानवर हैं, इंसान हैं, हम को एग्जिस्ट कर सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि एक जानवर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इतनी तबाही ना मचाएं। नाउ अब चीता ट्रांसलोकेशन एक्सपेरिमेंट डिजर्व्स प्रेज। तो यहाँ पे जो बैक कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली दैट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज एज वेल, राइट। अभी इनफैक्ट लगभग 1000 चीताज हैं जो कि अभी इन द वाइल्ड जो भी प्रेजेंट हैं, जो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है। और इसके चलते अगर हम यहाँ पे चीतास को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम अगेन कंजर्वेशन एफर्ट्स के जरिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स के जरिए हम यहाँ पे एक बहुत प्राइड की बात आती है। और एशियाटिक चीतास जो है ये अभी सिर्फ ईरान में ही प्रेजेंट है, इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। तो जाने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल को कंक्लूड करने से पहले, 19th सेंचुरी से जो चीता की आबादी है भारत में वो कम होनी शुरू हो जाती है। और काफ़ी लंबे अरसे से चीता को अफ्रीका से इंपोर्ट किया जाता था शिकार करने के लिए। तो जो शाही लोग थे, जो राजा महाराजा थे, वो चीता का शिकार करने का उनको शौक था। इनफैक्ट 1947 में जो महाराजा थे कोरावी के, उन्होंने 3 चीतास को शॉट डाउन किया था और ये लास्ट डेफिनेटिव साइटिंग ऑफ द चीता स्पीशीज इन इंडिया था। तो इस बात को 75 ईयर्स हो चुके हैं। चीता और ह्यूमंस के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता था। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को एक कारण माना जाता था फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ चीता। और लोग भी, जब कन्फ्लिक्ट होता था चीता के साथ, तो लोग भी डेफिनेटली अटैक करते थे, चीता को हंट करते थे। और चीता भी बाद में बदले में उनके जो भेड़ बकरियां हैं, गोट्स वगैरह हैं, कैटल जो एनिमल्स हैं, उन पर अटैक करता था। तो ये कुछ बातें चीता से ओरिएंटेड थी। फिर हम बात करेंगे व्हाट सीबीआई श्रिंकिंग जुरिस्डिक्शन इंप्लाइज। तो ये आर्टिकल यशोवर्धन आजाद जी ने लिखा है, जो कि एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में उन्होंने काफ़ी काम करा है, स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के रह चुके हैं। अब ये बात देखिए न्यूज़ में अक्सर आती रहती है कि सीबीआई को मिसयूज़ किया जाता है, खास करके पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए। ऑपोजिशन पार्टीज इस बात का बहुत ज़्यादा शोर भी मचाती है कि सीबीआई को हमारे पीछे लगाया गया है, सीबीआई, सीवीसी, ईडी, है ना, इन एजेंसीज को पीछे लगा दिया जाता है। तो क्या ये महज इत्तेफाक की बात है कि कोई भी रूलिंग पार्टी हो वो अपने कार्यकाल में इन एजेंसीज का मिसयूज़ कर रहा है? अब एनआई की बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की, तो उसका तो मैंडेट है, उसका तो नेशन वाइड ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन है एज फार एज इन्वेस्टिगेटिंग टेररिज्म रिलेटेड केसेस इज कंसर्न। सीबीआई का मैंडेट तो है, ज़्यादातर तो उसका जो मैंडेट था करप्शन केसेस के लिए था, लेकिन सीबीआई को और केसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सीबीआई को अगर ऑपरेट करना है तो उसके लिए जो राज्य सरकारें हैं उनको अपना कंसेंट देना, सिग्नेचर देना बहुत ज़रूरी है कि सीबीआई यहाँ पे हमारे राज्य में ऑपरेट कर सकते हैं। अगर किसी मुद्दे के ऊपर, किसी पर्टिकुलर स्कैम के ऊपर अगर उस राज्य में अगर तहकीकात करनी है। 9 राज्य हैं, 9 राज्य सरकारों ने मना कर दिया है कि हम सीबीआई को नहीं कंसेंट देंगे अगर उन्होंने यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन हमारे राज्यों में करनी है। 10वां जो स्टेट है वो बिहार है। बिहार में भी आपने देखा रिसेंटली थोड़ा फेरबदल हुआ है, नीतीश कुमार ने आरजेडी पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। तो अब अगेन यहाँ पे 10 राज्य हैं जो कि सीबीआई को अनुमति नहीं दे रहे हैं कि आप हमारे राज्य में आके इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो अब ये सोचने वाली बात है, यानी कि 1/3 ऑफ इंडिया, अगर 10 स्टेट्स अगर भारत में हैं जो कि सीबीआई को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, और सीबीआई जो कि एक सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी है, तो क्या ये बात दर्शाता है कि हमारी जो फेडरल स्पिरिट है या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, वो स्पिरिट यहाँ पे वीक हो रही है? ठीक है, क्या सीबीआई में क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती? क्या राज्य सरकारों को सीबीआई पे भरोसा नहीं है? क्या सीबीआई में कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स नहीं काम करते हैं? ये सवाल हमारे सामने खड़े उठते हैं। तो सीबीआई की अगर हम ओरिजिन्स की बात करें तो सीबीआई को सेटअप करा गया था 1941 में। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये डीपी कोली जी की है, जो कि सीबीआई के पहले डायरेक्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो इसको स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता था सीबीआई को, और इसका हेडक्वार्टर जो था वो लाहौर में था। और इसकी जो जुरिस्डिक्शन थी, बिकॉज सीबीआई का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा था, काफ़ी स्टेलर परफॉर्मेंस रही, तो सीबीआई की जुरिस्डिक्शन को बाकी डिपार्टमेंट्स में, रेलवेज पे भी एक्सटेंड कर दिया गया था। मैंडेट इसका भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइट अगेंस्ट करप्शन का ही इसका मेन मैंडेट था 1963 में। ठीक है, ये एक स्टेलर ऑर्गेनाइजेशन बनती है फॉर फाइटिंग करप्शन। तो ये जो आपके सामने इमेज है डीपी कोली जी की, ये डीपी कोली 1963 में इसके पहले डायरेक्टर थे सीबीआई के।
अब यहाँ पे आपके सामने जो इमेज है वो जोगिंदर सिंह जी की है। जो जोगिंदर सिंह जो थे, जोगिंदर सिंह सीबीआई के डायरेक्टर थे बिटवीन 96 टू 97। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे इन 2017। ये एक रिटायर्ड फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर भी हैं। अब इन्होंने अपने कार्यकाल में ये कहा था, याद करिए 96-97 वो टाइम था जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत थी, डेली वेज गवर्नमेंट्स का एरा था, है ना। कोई सरकार आ रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई 13 दिन की सरकार है, चाहे वो आई.के. गुजराल हो, एच.डी. देवेगौड़ा हो, अटल जी की सरकार हो, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी बनी हुई थी। और इनके कार्यकाल में जोगिंदर सिंह जी ने यह कहा था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रही है, हमको अपना काम नहीं करने दिया जा रहा। तो चाहे वो हम फॉर्टर स्कैम की बात करें या चाहे हम बोफोर्स स्कैम की बात करें, इस तरह के जो काफी इंपॉर्टेंट स्कैम्स थे, घोटाले थे, चारा घोटाला जिसके लिए लालू प्रसाद यादव जी को भी जेल में डाला गया था, इस तरह के इंपॉर्टेंट स्कैम्स जोगिंदर सिंह जी के लीडरशिप के दौरान हुई थी। लेकिन एक जमाना था, अगर हम 70s की बात करें, जब आईबी और RNAW का जो रिकॉर्ड था ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन उस जमाने में सीबीआई का बहुत क्लीन रिकॉर्ड था, खास करके सीबीआई का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि हम सेंट्रल एजेंसीज की बात कर रहे हैं, तो आईबी और RNAW का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था उस जमाने में, लेकिन सीबीआई का काफी क्लीन रिकॉर्ड था। जो मैंडेट था वो सीबीआई बहुत बखूबी से निभा रहा था। अब यहाँ पे कुछ डेटा की बात करते हैं, तो अगर इस साल की हम डेट की बात करें, जनवरी 31, 2022 की, तो 276 केसेस हैं करप्शन के जो कि पेंडिंग है, जो कि 20 साल से ज्यादा पेंडिंग अभी कोर्ट्स में, सीबीआई के कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। और लगभग 2000 केस पेंडिंग है बिटवीन 10 to 20 ईयर्स। अब चलो, ये पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात यहाँ पे ये आती है। सीबीआई का ये भी कहना है, सीबीआई कहता है कि देखिए, इस तरह के जो केसेस हैं, जो सो कॉल्ड, सीबीआई का ये कहना है कि जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए है या ऑपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट है, इस तरह के केसेस केवल 10% ही हैं। अगर 100 केसेस सीबीआई के पास आते हैं करप्शन के, तो सिर्फ 10 केस होते हैं जो कि पॉलिटिकल वेंडेटा या पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीबीआई के गुड रिकॉर्ड की, तो सीबीआई का जो गुड रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिंग अ 68% कन्विक्शन रेट इन 2021, विश्व भर में सीबीआई के रिकॉर्ड को, सीबीआई की परफॉर्मेंस को, सीबीआई की कॉम्पिटेंसी को काफी सराहाया जाता है। लेकिन फिर भी 10 राज्य सरकारें सीबीआई को अनुमति क्यों नहीं दे रही है? अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि जस्टिफाई करिए कि सीबीआई को ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन पे एक्सटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप ये लिखेंगे कि सीबीआई का मैंडेट है कि भ्रष्टाचार से लड़ना है, और इस करके जरूरी बनता है, उचित बनता है और उत्तम बनता है कि सीबीआई को ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन मिले। और ये जो प्रोब करना होता है सीबीआई को, यहां पे इंटर स्टेट एक्सेस की रिक्वायरमेंट रहती है, जो तहकीकात करनी पड़ती है, वहां पे 2 से ज्यादा राज्य सरकारों की कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। और बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात होगी अगर राज्य सरकारें सीबीआई के साथ कोऑपरेट ना करें। आपको याद होगा 2013 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, तब यूपीए 2 की सरकार थी, बहुत सारे घोटाले चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो है वो केज्ड पैरेट है, ठीक है, और ये नॉर्म बन चुका है। देखिए, सीबीआई को कोऑपरेट करना, कोऑपरेशन चाहे राज्य सरकारों की हो या राज्य सरकारों की पुलिस एजेंसी की हो, तो ये काम तो करना पड़ेगा ना। हम देखिए, अब यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का रोल आ जाता है, लेकिन अगेन ये एक नॉर्म बन चुका है। इस बात को हम डिसएग्री नहीं कर सकते हैं कि सीबीआई को यूज किया जाता है रूलिंग पार्टीज के द्वारा अपने पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए। तो क्या ये एक महज इत्तेफाक की बात होती है जब ऑपोजिशन पार्टी का कोई स्ट्रांग मेंबर या कोई लीडिंग मेंबर जब किसी राज्य सरकार का सीएम बन जाता है, तो उसकी फैमिली को या उसके अगेंस्ट सीबीआई, ईडी, सीवीसी लगा दी जाती है? हो सकता है कि अगला इंसान वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो भी, लेकिन उसी वक्त क्यों करना जब ऑपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर जब पावर में आता है किसी राज्य में? ठीक है, ऐसी बात तो नहीं है कि सीबीआई की क्वालिटी में कोई कमी है, ऐसी बात नहीं है कि सीबीआई के पास कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स नहीं है, सब बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं समझ आता कि वाई अ लार्ज चंक ऑफ करप्शन केसेस वो ऑपोजिशन लीडर्स को ही टारगेट करते हैं, जब इतने अच्छे ऑफिसर्स सीबीआई में हैं, जब उनका मैंडेट बहुत क्लियर है। तो ये जो अच्छे ऑफिसर्स हैं, ये क्यों बाउ डाउन करते हैं अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के नीचे? सीबीआई ने इन द पास्ट ये कहा है कि हम क्या करें, हमको जो निर्देश हैं, जो डायरेक्शंस हैं, वो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के मानने ही पड़ते हैं कि भाई हमने भी नौकरी करनी है। कैसे हम बोल दे कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को सीबीआई से हटाने के लिए एक बहुत वैलिड रीजन बनता है कि हम सीबीआई को ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन में एक्सटेंड करें, ठीक है। अगर तो केंद्र सरकार बहुत सीरियस है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, मोदी जी ने क्या कहा था, याद करिए 2014 में, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर ये लड़ाई जारी रखनी है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, बीजेपी हो, डीएमके हो, सबको यहां पे एक यूनानिमस एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा
कि सीबीआई को ट्रूली ऑटोनोमस बनाना चाहिए, परहैप्स ऑन द लाइंस लाइक इलेक्शन कमीशन जिसका ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन है। तो क्या आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि सीबीआई को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया जा रहा है? अब इसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पे कोऑपरेशन इन्वॉल्व रहेगा बाकी राज्य सरकारों का भी, अगर तो इसके चलते कोई ऐसा प्रस्ताव बनाना है, कोई कानून बनाना है, ठीक है, तभी जाके सीबीआई को हम स्ट्रांग कर पाएंगे। तो अब यहां पे अंत में ये एक सजेशन दिया गया है कि जहां पे सीबीआई के डायरेक्टर को नॉमिनेट करने, अपॉइंट करने की बात आती है, तो अभी तो जो मैकेनिज्म है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को हटाना है तो यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि क्यों ना एक कमेटी बनाई जाए जो कि सीबीआई के डायरेक्टर को सिलेक्ट करेगी, और वो जो सिलेक्टिंग कमेटी होगी उसमें आपके जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों या सर्विंग अगर चीफ जस्टिस हैं वो भी हो सकते हैं, और साथ के साथ जो रिटायर्ड इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स हैं क्यों ना इस कमेटी में उनको बिठाया जाए और वो इस तरह के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करें, ठीक है, जो कि विदाउट फियर एंड फेवर काम करने को तैयार हैं, इंटेग्रिटी के साथ, मर्यादा के साथ और प्रोफेशनलिज्म के साथ। और इसके चलते अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन या प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है सिलेक्शन कमेटी में, तो किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सीबीआई में नहीं रहेगा। लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एम्बिट ऑफ फ्रेटर्निटी एंड द वेजेस ऑफ ऑब्लिवियन। तो दोस्तों यहां पे हम पहले फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा की बात करें, ब्रदरहुड की बात करें, ये सब बातें हमारे प्रियम्बल में भी निर्धारित है। अंबेडकर जी की बात करें, अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि देखिए ये जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है ना, ये आइसोलेशन में तीन चीजें नहीं है, ये कोएग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। आप जिस तरह का व्यवहार अपने साथ चाहेंगे उसी तरह का व्यवहार आप दूसरों के साथ भी करेंगे, ठीक है। आपको देखिए अगर भगवान ने कुछ ज्यादा दिया है, अगर आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप बहुत अमीर हैं या आपका बहुत अच्छा सोशल स्टेटस है, तो वो आपको सोशल स्टेटस या अमीर जो आपका धन है वो आपको रोकता तो नहीं ना कि आप अपने से छोटे इंसान के साथ प्यार से बात कर सकें। अब फ्रेटर्निटी की भावना, ब्रदरहुड की भावना प्रमोट करना केवल पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम नहीं है, ये तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये तीनों चीजें कोएग्जिस्ट करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो डेमोक्रेसी का कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। और ये चीजें जैसे कि हमने बताया है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी वेल इंश्राइंड है, तो आइसोलेशन में हमने तीनों चीजों को नहीं देखना। फिर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के चलते आर्टिकल 51A इंसर्ट किया गया था जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। तो ऐसी हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और अगर हम क्लॉज ई की बात करें तो क्लॉज ई आपके सामने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वो बात करता है भाईचारा को बढ़ाने की, है ना, कम्युनल हार्मनी को बढ़ाने की। तो चाहे आप जो मर्जी भाषा बोलते हो, चाहे आपका जो मर्जी मजहब हो, जो मर्जी आपकी जाति हो, कितना मर्जी आप कमाते हो, चाहे आप IAS ऑफिसर हो, चाहे आप UPSC एस्पिरेंट हो, आपका पर्पस है कि भी आपने भाईचारा की भावना प्रमोट करनी है। लेकिन क्या इस भावना को हम समझ पाए हैं? क्या इस भावना के साथ हम इत्तेफाक रखते हैं? फ्रेटर्निटी क्या है, इस बात का क्या हम भली भांति समझते हैं कि नहीं समझते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रेटर्निटी की बात करी गई थी। इनफैक्ट ये जो प्रोविजंस हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही बोरो करे हैं। तो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में दो बातें सामने आई थी फ्रेटर्निटी के चलते कि भाई आप लोगों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ना, अगर आप अपने आप को नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई नुकसान आपको कोई पहुंचाए, तो डेफिनेटली आप भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे, तो आप अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग अच्छा करें, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप लोगों के साथ बुरा करें और आप उम्मीद करें कि लोग आपके साथ अच्छा करें। तो जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहेंगे वैसा ही व्यवहार आप लोगों के साथ करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन के दौरान, फ्रांस के आंदोलन के दौरान, रेवोल्यूशन के दौरान, क्रांति के दौरान जब फ्रेटर्निटी की आइडिया को प्रमोट किया गया था, तो उस आइडिया को क्या हम समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं? अब जहां पे इनइक्वालिटी की बात आती है समाज में, देखिए वैसे तो जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे, जो फाउंडर्स थे, उन्होंने तो ये कहा था दैट देखिए सोशो रिलीजियस, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी से हमने लड़ना है। लेकिन इनइक्वालिटी के कई सारे रूप हैं, कई सारे शेप हैं, कई सारे आकार हैं। अब इनइक्वालिटी, अब चलो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल गई कि आप जाके वोट करके आ सकते हैं, आपकी 18 साल की उम्र है तो आप जाके वोट कर सकते हैं। लेकिन अब अगेन सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ये अंबेडकर जी की भी चिंता थी कि इससे कैसे लड़ा जाए। अब हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं तो दलित्स हैं, आदिवासीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। तो काफी सारे सोशोलॉजिस्ट ने ऐसे 9 कैटेगरीज ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई करा है जो कि सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक्सक्लूडेड है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। नाउ नीड फॉर फ्रेटर्निटी की बात आती है। अब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका ये कहना है कि भाई देखो हमारे ऊपर टारगेट किया जाता है बिकॉज अक्सर हमको कसूरवार ठहराया जाता है पार्टीशन का। ये कहा जाता है कि हमारे पुरखों ने अगर कोई गलती करी, क्योंकि हम जानते हैं, हमने हिस्ट्री पढ़ी है कि पार्टीशन के दौरान 1947 की बात करें, चाहे पंजाब हो चाहे बंगाल हो, कहा जाता है कि बंटवारा इंडिया पाकिस्तान का नहीं, बंटवारा पंजाब और बंगाल का हुआ है। अक्सर ऐसा कहा जाता है, बुजुर्ग ऐसे कहते थे बचपन में। लेकिन अगर हम पंजाब और बंगाल के बंटवारे की बात करें तो काफ़ी कम्युनल राइट्स भी हुए थे, काफ़ी कम्युनल क्लैशेस भी हुए थे।
अब उन क्लैशेस का कसूरवार मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि हमारे पुरखों को कहा जाता है, इस करके हमको टारगेट किया जाता है और इस करके हम सफर कर रहे हैं। अब यहां पे सवाल सोचने का यह आता है कि क्या हमको फिर 14 अगस्त को पार्टीशंस एंड हॉरर रिमेम्बरेंस डे कह के कमेमोरेट करना चाहिए? ठीक है, डेफिनेटली अब यहां पे ये बातें जो है हामिद अंसारी जी हमारे सामने ये बातें रख रहे हैं, तो डेफिनेटली जो नीड ऑफ फ्रेटर्निटी है, जो भाईचारा है, उसकी जरूरत आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है, ताकि हम समाज में जो ताना बाना है उसको अच्छी तरह से बांध के रख सके और यूनिटी हो सके, कोहेशन हो सके अपने समाज में। अंबेडकर जी ने क्या कहा था, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं डेमोक्रेसी के लिए? तो एक तो इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल गई डजंट मीन कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और बढ़ती रहे, नहीं, वो भी नहीं होनी चाहिए। एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, आज के टाइम पे वो नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा नंबर्स हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, डजंट मीन कि आप उस बात का मिसयूज करें। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ टिरनी की बात आती है, टिरनी ऑफ मेजोरिटी की बात यहां पे आ जाती है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून के सामने सब बराबर हैं, प्रशासन सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, मोरालिटी, मर्यादा की बात करें वो सभी ने ऑब्जर्व करना है, चाहे आप एमपी हैं, चाहे आप एमएलए हैं, चाहे आप चीफ मिनिस्टर हैं, या चाहे आप कोई आम इंसान हैं। ठीक है, और समाज में मर्यादा बनी रहे और पब्लिक कॉन्शियंस की यहां पे बात आती है, लोगों की जमीर की बात आती है। यहां पे ये सब बातें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात अंबेडकर जी ने कही थी। कुछ सवाल आज हमको मजबूरन सोचने पड़ेंगे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जो समाज में जो लीडर्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कितना प्रमोट कर रहे हैं आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी को। और ये जो आइडिया फ्रेटर्निटी का है, ये तो हम सबको यूनिवर्सली एम्ब्रेस करना पड़ेगा। और अगर आपको भगवान ने ज्यादा दिया है तो डेफिनेटली आपको, चलो भगवान ने जितना भी दिया हो, जितना भी आपके पास स्टेटस हो, जो भी आपका रुतबा हो, चाहे आप जिस मर्जी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, जो मर्जी मजहब हो, अपने से छोटे को अगर आप विनम्रता के साथ पेश आते हैं, सॉफ्ट होकर पेश आते हैं, और अगर आप अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स के जरिए आप ये भाईचारा प्रमोट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कि हमने इस एजेंडा को आगे प्रमोट करना है। जाने से पहले दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने रखना चाहूंगा। जस्टिफाई द केस फॉर एक्सटेंडिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ सीबीआई टू ऑल इंडिया बेसिस। इसको 150 शब्दों में आपने आंसर करना है। कहां आंसर करना है? हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप अभी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको ये लिंक मिलेगा, टेलीग्राम लिंक। इस लिंक को क्लिक करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के प्रति रीडायरेक्ट किया जाएगा। यदि अगर रीडायरेक्ट नहीं किया जाता तो दोस्तों ये हमारा नंबर है 6280133177। इस नंबर पे आप चाहें तो अपने टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और वहां पे मैसेज में लिख सकते हैं कि प्लीज ऐड मी टू द टेलीग्राम ग्रुप एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग, और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप ये मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, बेस्ट आंसर आज फिर नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन आप फिर भी लिखते रहिए। मनमीत मैम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जैसे वो ठीक होंगे तो बेस्ट आंसर्स हम टेलीग्राम में पिन कर देंगे, लेकिन आप अपना एफर्ट जारी रखिए, आप अपने आंसर्स लिखते रहिए। मॉडल आंसर्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में पिन मिलेंगे शाम को 6 बजे। और बाकी दोस्तों, जाने से पहले कि आपको एडवर्टाइजमेंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, तो यदि दोस्तों आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, अगले साल आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ अपना एग्जाम लिखेंगे, तो हमारे द्वारा यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप कोर्स चलाया जा रहा है। इस पे अभी डिस्काउंट है 33% का, यदि आप ये कूपन कोड अर्ली बर्ड यूज करते हैं, और ये आप जो अमाउंट है इजी इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। इसके बारे जानकारी लेने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800890343 पे जरूर कॉल करिए और आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे इजाजत लेता हूं और मिलूंगा आपको कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।